नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मालवा की जो बेहद फेमस प्रणय नगरी यानी कि सिटी ऑफ जॉय यानी कि मांडव के जस्ट बाहर। आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मांडव का जो सबसे पहला गेट आलमगीर दरवाज़ा। इसके बाहर मैं खड़ा हूं। मैंने हालांकि मांडव के कुछ जो व्लॉग बनाए हैं उसमें अभी आपको नेचर से परिचित कराया है, और जो मांडव का जो बाहर जो मोन्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं या जो ऐतिहासिक महत्व की जो स्थल है वो दिखाया है। 7 कोठरी दिखाई है मैंने आपको, और अंधा अंधी का महल दिखाया। लेकिन मांडव इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। और दोस्तों, ये जो मांडव है ऐसा कहता है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी फोर्ट की वॉल है मांडव में, करीब 72 किलोमीटर के एरिया को घेरती है। और ये जो इसका दरवाज़ा है आलमगीर दरवाज़ा, जो कि सबसे पहला दरवाज़ा यहाँ कहलाता है, बेसिकली इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। ऐसा मानते हैं कि जब औरंगजेब यहाँ आने वाला था तो उसके स्वागत के इंतज़ाम में इस दरवाज़े का निर्माण करवाया गया था। लेकिन औरंगजेब आए तो नहीं, लेकिन उनके स्वागत के सम्मान में इस दरवाज़े का नाम आलमगीर रखा गया था। और मैं अब इसके बुर्ज पर चढ़कर वहाँ से बाकी जानकारी आपको देता हूँ। और यहाँ इस तरह से ये आलमगीर दरवाज़ा बना हुआ है, जहाँ से आप मांडव में फाइनली एंट्री लेते हैं। दोस्तों, मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ आलमगीर दरवाज़े के ऊपर। आपको यहाँ से मांडव की नेचर का एरियल व्यू दिखा रहा हूँ, और सामने जो जॉली महल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिकली वो एक वॉच टावर था जिससे देखा जाता था कि किस तरह की सेना की आवाजाही हो रही है। और मेरे साथ आज जो मेरे साथी हैं जो मुझे इनपुट दे रहे हैं, कपिल भाई हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ आपको मैं। और दोस्तों, फिर से अभी आज मौसम मेहरबान है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। हो सकता है कि शाम तक मानसून का झोंका हमें गीला कर जाए। तो दोस्तों, शुरू में मांडव में परमार कालीन राजा भोज ने यहाँ पर उस वॉल का जो इस मांडव के किले की जो दीवार है उसका निर्माण करवाया था, जो कि करीब 72 किलोमीटर की थी, और इसे एशिया में तीसरी सबसे बड़ी किले की वॉल माना जाता है। बाद में फिर यहाँ पे अफगान आए, खिलजी आए, और यहाँ तक कि मुग़ल भी लास्ट में आए, और सबसे आखिरी में फिर पवार आए। इस तरह से मांडव में अलग अलग समय में अलग अलग शासकों का काल रहा है, और उन्हीं के दौरान यहाँ पर जो भी निर्माण हुआ है वो हुआ है। और यहाँ मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो आलमगीर दरवाज़ा है। अब बेसिकली ये बाद में बना है। पहले यहाँ पर एक गाड़ी दरवाज़ा होता था और एक भंगी दरवाज़ा होता था। उस गाड़ी दरवाजे से ही सारी गाड़ियाँ या बग्गियाँ वगैरह सारी एंटर करती थी। बाद में एक कमानी दरवाज़ा बना है, और ये जो आलमगीर दरवाज़ा है ये सबसे आखिरी का था। औरंगजेब के समय उनके स्वागत के लिए बनवाया गया था, हालांकि वो यहाँ तक पहुँचे नहीं। तो मांडव के इस सफ़र को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि मेरा कैमरा वहाँ तक कवर ना करे, लेकिन फिर भी यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो वो सामने मांडव फोर्ट की जो सराउंडिंग वॉल है वो दिखाई दे रही है। इस तरह से वो मांडव को पूरे 72 किलोमीटर एरिया में घेरे हुए थी, और इस प्लेस को यह पूर्णतः सुरक्षित बनाती थी। और दोस्तों, इस तरह से मांडव के अंदर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो दूसरा दरवाज़ा आता है यह भंगी दरवाज़ा कहलाता है। और दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है यह बेसिकली हाथियों के चढ़ने का रास्ता होता था, इसीलिए इसे हाथी दरवाज़ा या दिल्ली दरवाज़ा भी कहते हैं। हाँ, दिल्ली दरवाज़ा। इसे दिल्ली दरवाज़ा भी कहते हैं या हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं, हाथी पुल दरवाज़ा।
तो यहाँ से ऊपर चढ़ते थे, और जो आपको मैं आगे बताऊंगा, मैंने एक दूसरे ब्लॉग में बताया है कि जहाज महल या शाही जो रॉयल पैलेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते थे। एक टाइगर बालकनी में जाता था जहाँ की जो रानियाँ हैं वहाँ जाती थी, और दूसरा जो दिलावर खां की मस्जिद है उसमें जो रॉयल पैलेस जो शाही लोग होते थे, जो राजा लोग होते थे, वो वहाँ पर जाते थे। तो इस तरह से वो ये रास्ता है जहाँ से चढ़ के और आगे जाके फिर रास्ते डिवाइड हो जाते थे। दोस्तों ये चूँकि कमान की तरह था इसलिए ये कमानी दरवाज़ा कहलाता था। ये तीसरा दरवाज़ा है जो मांडव में हम क्रॉस करते हैं अंदर जाने के लिए। दोस्तों इस तरह से चढ़ाई चढ़ते हुए हम मांडव में पहुंचने के लिए जो आखिरी रास्ता है, आखिरी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, वहाँ पर आ चुके हैं। हाँ। और गाड़ी दरवाज़ा के बाद जस्ट जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं आपको चिश्ती खां का महल मिलेगा। इस जगह पर वैसे लोग थोड़ा सा कम जाते हैं, ये थोड़ा सा रिमोट एरिया में है, आपको करीब आधा किलोमीटर अंदर चलना होता है। लेकिन यदि आप सिनेमेटिक व्यू चाहते हैं, यदि आप थोड़ी सी शांति चाहते हैं तो 1-2 घंटे के लिए यहाँ आ सकते हैं। अपने साथ कुछ स्नैक्स लाइए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है यहाँ, लेकिन यदि आप एकांत पसंद हैं तो आप यहाँ तक ज़रूर आइए, आपको मज़ा आएगा चिश्ती महल पर। और दोस्तों जिस तरह से मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि मैं यहाँ फ़िलहाल आपको नेचर की ब्यूटी के लिए लाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से चिश्ती खां महल पर हूँ और इस बार मैं आपको इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ। दोस्तों अब मैं लेकर आ गया हूँ आपको चिश्ती खां महल पर। मांडव से जैसे ही आपके जो फाइनल गेट होता है, जो गाड़ी दरवाज़ा, उसके बाद जब आप लेफ़्ट हैंड की ओर टर्न लेंगे तो आप चिश्ती खां महल तक पहुँच जाते हैं। यदि आप अपने मांडव टूर को प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 2 नाइट का स्टे करिए और 2 नाइट 3 दिन का प्लान करिए। और इसमें ओवरऑल जो आपको घूमने के लिए जो आप प्लान करेंगे तो यहाँ जहाज महल एक जो रॉयल कॉम्प्लेक्स है वहाँ सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप एक दिन जहाज महल के लिए और रानी रूपमती पवेलियन और इस तरह की चीज़ों के लिए निकालिए, और जो दूसरे छोटे छोटे मोन्यूमेंट्स हैं उसके लिए दूसरा दिन या तीसरा दिन प्लान करिए। लेकिन चूँकि मैं अपने व्लॉगिंग के सफ़र पर हूँ इसलिए आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ। तो मैं चिश्ती खां महल पर आ चुका हूँ। चिश्ती खां जो महल है वो महमूद जो खिलजी होते थे उनके सिपह सालार थे, और यहाँ इसे जो बनाया गया था इसे एक वॉच टावर के रूप में बनाया गया था। क्योंकि ये जस्ट गेट से अंदर होते ही है तो इस जगह से ढेर सारे संकेतों को भेजकर चाहे यदि किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ से रूपमती पवेलियन भी दिखता है, यहाँ से जो रॉयल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर जहाज महल है और जल महल है और जो एक और दूसरा महल है, उन तीनों तक वो तीनों महल यहाँ से क्लियर दिखाई देते हैं। रूपमती पवेलियन यहाँ से क्लियर दिखाई देता है, तो उन पर वॉच रखने के लिए और साथ ही जो बाहर से यदि कोई आक्रमण होता है, बाहर से कोई लोग आते हैं तो उन सब पर निगाह रखने के लिए इस चिश्ती खां महल का निर्माण किया गया था। हालांकि अब यह टूटी फूटी अवस्था में है और लोग यहाँ ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ी बहुत देर थोड़ा समय यहाँ पर गुजार सकते हैं। दोस्तों इस तरह से यह बना हुआ था। अब हालांकि इसकी कुछ दीवारें टूट गई है। सैनिक रहते थे नीचे, आई थिंक घुड़सवार भी यहाँ पर रहते होंगे, और इस तरह से ये पूरा चौरस परकोटे में बना हुआ महल था चिश्ती खां का। और ऊपर जो आपको जो जाली से सराउंडिंग दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के 4 कोनों में 4 वॉच टावर समझ लीजिए आप, चारों कोनों में होते होंगे। तो उस तरफ के कोने से आप रूपमती पवेलियन देख सकते थे। यदि इस तरफ की बात करें तो मांडव के बाहर से जो आने वाले लोग हैं उन पर निगाह रखी जा सकती होगी। तो ओवरऑल यह एक चौकसी के लिए या निगरानी के लिए बनाया गया महल था। यहाँ से आप वैली का एक अच्छा व्यू देख सकते हैं। कुछ यदि साथ में आप खाने पीने का लाए हैं तो यहाँ बैठकर खा पी सकते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
और दोस्तों जब आप मांडव के अंदर एंट्री लेते हैं तो यदि आप छोटी गाड़ियों से आ रहे हैं तो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का जो शुल्क है वो 100 रुपये लगता है, और कार, जीप या टैक्सी वगैरह या जो छोटी गाड़ियां हैं उनका 50 रुपये लगता है। और जो 100 रुपये मैंने बताया है वो जो यात्री बस होती है या जो बड़ी बस होती है उनका 100 रुपया हैगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोल गेट है जहाँ से आप मांडव के अंदर एंट्री ले लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप अंदर एंट्री लेते हैं आपको सामने ही दिखाई दे जाएगा आई लव मांडव, और इस तरह से मांडव के अंदर एंट्री होती है। एक और पॉइंट है सामने जहां वो भी दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों ये एक और पॉइंट डेवलप है जो कि बिल्कुल बाहरी इलाके में है जहाँ से आप मांडव के अंदर एंट्री लेते हैं। पीछे महल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मांडव लिखा हुआ है, तो इस तरह से लोग यहाँ पर भी सेल्फी लेते हैं। और इसके बाद अंदर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का सिलसिला जो चालू हो जाता है। सबसे पहले गदा शाह की शॉप आती है, फिर अशरफी महल, जामी मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा, रानी रूपमती, जहाज महल, और उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती पवेलियन, नीलकंठ मंदिर। इस तरह से क्रम से ढेर सारा हिस्टोरिकल और जो धार्मिक महत्व या ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें आती हैं। बीच में आपको राम मंदिर मिलता है, एक पुरातन जैन मंदिर है। तो उन सब जगहों की विज़िट अब मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप मांडव से थोड़ा सा ही अंदर एंटर करते हैं, आप बस स्टैंड तक तो नहीं पहुँचते, उसके पहले ही गदा शाह की दुकान, हाउस एंड शॉप, दोनों चीज़ यहाँ पर मिलती है। बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह अभिलेख लगा रखा है। अंदर चलकर इसको शूट करते हैं। यहाँ एक काफ़ी बड़ी बावड़ी है, और बावड़ियों से मुझे याद आया कि मांडव में आज भले ही पीने के पानी की या पानी की समस्या हो, लेकिन मांडव में ऐसा माना जाता है कि करीब पूरा जो इलाका है उसमें 250 से 400 बावड़ियाँ हैं। तो यदि शासन चाहे तो इन्हें पुनर्जीवित करके मांडव की जो पानी की समस्या है उसे सॉल्व किया जा सकता है। और दोस्तों ये फ़िलहाल मैं गदा शाह की जो शॉप है इस पर आ चुका हूँ। ये अभी भग्नावस्था में है। इसके बारे में इसी जो मान्यता कहें या जो फैक्ट कह लीजिए, जैसा भी आप कहना चाहें, कि ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और ये परमारों के टाइम पे एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे। और ऐसी मान्यता है कि ये उस समय राजाओं तक की मदद किया करते थे। इनके पास बेसाल्ट की चट्टानों से बने कुएं होते थे जिसमें तेल और घी रखा जाता था। तो आज भी ऐसी जगह है जहाँ तेल और घी के कुएं हैं। आज तो तेल और घी नहीं है उनमें, लेकिन उस समय ये तेल और घी को उस समय स्टोर किया करते थे। और इस तरह की भी मान्यता है कि इनका जो गदा शाह नाम जो रखा गया है, क्योंकि इनके पिता के यहाँ संतानें जीवित नहीं रहती थी, तो किसी ने कहा था कि आप जानवरों के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखिए तो वो जीवित रहेंगे। तो उसके चलते इनका नाम गदा शाह रखा गया था। और एक दूसरी किंवदंती के अनुसार इनके पास इतने गधे थे कि यहाँ से मालवा से लेकर गुजरात तक यदि गधों की लाइन लगाई जाए तो पूरी एक लाइन बन जाती थी। तो जिसके चलते इन्हें गदा शाह कहा जाता था। और डेफिनेटली उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम था, वाहन तो होते नहीं थे, गधे घोड़े ही होते थे। तो घोड़े तो सेना में काम आते थे, लेकिन जो गधे होते थे उन पर सामान को ढोया जाता था। तो इस तरह से मालवा से लेकर दूर दूर तक उस सामान को, उस व्यापार को गधों की सहायता से किया जाता था, जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। इसलिए इसे गदा शाह की शॉप कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से ये पूरा, जिस तरह से आज की दुकानें होती हैं उस तरह से ये पूरा डेवलप किया गया था। इस तरह से ये अलग अलग कक्ष कह लीजिए, गोडाउन कह लीजिए या शॉप्स कह लीजिए, अलग अलग जिनसे होती होंगी जिन्हें रखा जाता होगा। ये दोस्तों बाद में इसे रिनोवेट किया गया है। ये जो ईंटें दिखाई दे रही है, अभी की ईंटें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये गिरने लगा था तो पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित किया है। लेकिन जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह का था। इन सब जगहों पर जब आप आते हैं और इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो उस समय की जो पूरी लाइफ है, उस समय की जो पूरी लाइफ स्टाइल है, किस तरह से लोग यहाँ रहते होंगे, किस तरह से वो काम करते होंगे, पूरा आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है।
हालांकि ये वो मोन्यूमेंट्स हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक हल्का सा ओवरव्यू करके आप यहाँ से जा सकते हैं। मांडव में यदि देखने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वह जहाज महल को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद रानी रूपमती पवेलियन, बाज बहादुर, और जनरली ऐसी एक मान्यता है कि यदि ये 2-3 जगह पर्यटक घूम लेता है तो वो अपने आप को मान लेता है कि मांडव घूम लिया है। लेकिन इसके अलावा भी मांडव में ढेर सारी ऐसी जगह है जहाँ से आप साइट सीइंग कर सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री के तथ्यों को खोजने जाएंगे तो फिर आपको मज़ा आता चला जाएगा और आपको यहाँ रुकने की जो तमन्ना है वो बढ़ती चली जाएगी, बशर्ते आप इतिहास में, पुरातत्व में और नॉस्टैल्जिया में बिलीव करते हैं। और मैं बाहर आ चुका हूँ इस गदाशाह शॉप से, जो कि उस समय एक व्यापार का बड़ा केंद्र होता था। और इतना बड़ा केंद्र होता था, ये इतने बड़े व्यापारी थे कि ये राजाओं तक की मदद किया करते थे मौके मौके पर। एक डिफरेंट व्यू से गदाशाह शॉप को दिखा रहा हूँ मैं। ये बगल से सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी ऊंचा शॉप था, बाज़ार था, और ये इस तरह से इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ था। सब कुछ टूट फूट चुका है, लेकिन ये अवशेष बता रहे हैं कि उस समय कितना वैभवशाली जीवन रहा होगा। और दोस्तों, ये गदाशाह शॉप के अंदर उस परिसर में ही 2 बावड़ियाँ हैं। यह अंधेरी बावड़ी है और ये कुछ इस तरह से बनाई जाती थी कि इसमें अंदर ही अंदर रास्ते भी होते थे, जिससे आप किसी दूसरी फ्लोर पर भी पहुंच सकते हैं। और फिलहाल इसमें भी आपको पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद मांडव में वाटर क्राइसिस रहता है। ऐसी मान्यता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि यहाँ करीब 250 से 400 बावड़ियाँ हैं। यदि उन बावड़ियों को संरक्षित कर लिया जाए तो मांडव में जो पीने के पानी की समस्या है उसे पूरी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की ऐतिहासिक महत्व की जो धरोहरें हैं उन्हें जनरली उपेक्षणीय छोड़ दिया जाता है। 100 बावड़ी 10 सेंचुरी में यहाँ पे 1200 बावड़ी थी। और दोस्तों, ये इसी परिसर में, गदाशाह शॉप परिसर में ही उजाली बावड़ी है। यह भी एक काफ़ी बड़ी जल संरचना है, आपको दिखाई दे रही है। आपको दिखाता हूँ मैं। ये सामने इसमें सीढ़ियाँ हैं जो उतर के उस पानी तक पहुँचते हैं। अभी भी अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। उस समय ये वाटर रिसोर्स के रूप में काम आती होंगी। दोस्तों, मैं नए मांडव का जो बस स्टैंड एरिया है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर सिचुएटेड है अशरफी महल, जो कि शिलालेख दिख रहा है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक विजय स्तंभ है। इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर से शूट करके बताता हूँ। ये पूरा इस तरह से सराउंडिंग एरिया में ये अशरफी महल फैला हुआ था। सामने आपको दिखाई दे रहा है यह विजय स्तंभ है। हालांकि ये 3 मंजिला होता था, लेकिन फ़िलहाल ये टूट चुका है और इसमें अंदर से घुमावदार रास्ता होता था। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जो राजस्थान में जो राणा कुंभा होते हैं, वर्तमान राजस्थान में राणा कुंभा जो राजा थे, उन्होंने यहाँ के जो सरदार थे महमूद खिलजी, उन्हें युद्ध में हराया था। तो उस उपलक्ष्य में एक जो विजय स्तंभ है वो कुंभलगढ़ फोर्ट में बना हुआ है, और दूसरा जो विजय स्तंभ है वो यहाँ पर अशरफी महल में बना था। हालांकि उस समय ये हुआ था कि राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने सौहार्द दिखाते हुए दोनों सेनाओं को विजयी घोषित किया था और महमूद खिलजी को मुक्त कर दिया था, और उसी याद में इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था।
तो इस अशरफी महल की कहानी भी दिलचस्प है। गयासुद्दीन खिलजी के समय ऐसी मान्यता है कि जो उस समय की जो बेगमें होती थी, जो ओवरवेट हो जाती थी, यानी कि जिनका वज़न ज़्यादा हो जाता था, तो उन्हें दुबला करने के लिए इस अशरफी महल का निर्माण किया गया था। महल तो वैसे बनाया गया था, लेकिन इसमें जो पैटर्न था, आप इनकी सीढ़ियों को देखिए, इसमें ये होता था कि जो सोने की एक एक अशरफी है वो हर एक सीढ़ी पर रखी जाती थी। और ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है संरचना, इसके ऊपर भी फिर से एक और चढ़ाव होता था इसी तरह का, और उसके वहाँ पर भी इसी तरह की एक संरचना होती थी। तो इन दोनों चढ़ावों पर एक एक अशरफी रखी जाती थी और उन बेगमों को कहा जाता था कि आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना है और उन अशरफियों को उठाना है, और उसके बाद वापस इन्हीं सीढ़ियों से एक एक कदम नीचे आना है। इस तरह से उन्हें जिसे कहें कि जो वेट लॉस की जो प्रोसेस होती थी, यानी कि दुबला करने की जो प्रोसेस होती थी, वो इन सीढ़ियों के थ्रू होती थी। इस वजह से इसे अशरफी नाम दिया गया है। हालांकि बाद में उन अशरफियों को या तो दान में दे दिया जाता था या उनके खुद वो पर्सनल यूज़ में आ जाती थी। अलग अलग मान्यता है, लेकिन ओवरऑल जो कहानी है वो कुछ इस तरह की है कि यह एक एक्सरसाइज के लिए बना हुआ महल कह सकते हैं इसे, और वेट लॉस प्रोसेस होती थी इसमें। दोस्तों, ये अशरफी महल का निचला हिस्सा है। बेसिकली परमार काल में यह एक संस्कृत पाठशाला होती थी, जिसे बाद में खिलजियों के शासनकाल में इसे फ़ारसी मदरसे में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसमें नीचे विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होती थी, यानी कि हॉस्टल नुमा कमरे, आज के जो वर्तमान के हॉस्टल होते हैं उस तरह से कमरे होते थे। और इसकी जो फर्स्ट फ्लोर है ऊपर, वहाँ पर विद्या अध्ययन होता था, यानी कि पाठशाला होती थी। इस तरह से ये लगातार ये रूम्स होते थे। मैं आपको रूम के अंदर लेकर चलता हूँ। इस तरह से ये कमरे बने होते थे विद्यार्थियों के लिए। अच्छा खासा स्पेस होता था, और ये बाहर कॉरिडोर होता था इस तरह से। दोस्तों, मैं अशरफी महल की ये जो सीढ़ियाँ हैं इन पर चढ़ रहा हूँ, तो वास्तव में ये एक सीढ़ी इतनी चौड़ी है कि जो लगभग 3 सीढ़ियों के बराबर है। और ये जिस तरह से इनका ढलान है, तो डेफिनेटली इसमें वेट लॉस ज़रूर होता होगा, क्योंकि ये पूरी खड़ी चढ़ाई है और यह तो एक चढ़ाव है, और इसके बाद यहाँ ऊपर पहुँचकर फिर से वापस इसी तरह का एक और चढ़ाव चालू हो जाता था। तो अपनी बेगमों को फिज़िकली फिट रखने के लिए इस अशरफी महल का निर्माण किया गया था। दोस्तों, यहाँ था, यहाँ आपको धर्मगुरुओं की कब्रें भी दिखाई दे जाएंगी, और साथ ही महमूद खिलजी का मकबरा है जो सामने अभिलेख है, वो बता रहा है कि यहाँ पर महमूद खिलजी को सुपुर्दे खाक किया गया था। आपको ले जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये महमूद खिलजी तृतीय का मकबरा है। और सामने आपको जो दिख रहे हैं, जो टॉम दिखाई दे रही है, जामी मस्जिद है। वहाँ भी मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। दोस्तों, अब मैं अशरफी महल से आगे बढ़ रहा हूँ, नीचे की तरफ उतरूँगा, और सामने मुझे जामी मस्जिद दिखाई दे रही है। जामा मस्जिद का चढ़ाव और असल में वो चढ़ाव उतर था। और मेरे साथ जो कपिल भाई हैं, मुझे बता रहे हैं कि जामी मस्जिद और अशरफी महल का जो चढ़ाव है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और बीच में वुजू बना था 14वीं सेंचुरी में, जब वो दरबार आम के अंदर ईदगाह का यूज़ लिया गया था।
बीच में जहाँ पे सड़क बन गई है। जी जी, वहाँ पर वज़ू खाना होता था। हाँ, बीच में जहाँ रोड बन गई है वहाँ वज़ू खाना होता था। मैं अशरफी महल के जो चढ़ाव है उस जगह खड़ा हूँ और सामने मुझे जामी मस्जिद दिखाई दे रही है। यहाँ से एक खूबसूरत व्यू बन रहा था तो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ। और ये नीचे सीढ़ियाँ इस तरह से जा रही हैं और जहाँ वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ संदीप भाई बता रहे हैं कि वज़ू खाना हुआ करता था। और इस तरह से ये लोकेशन है। चलते हैं जामी मस्जिद के अंदर।